नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने जो ये पिछले काफी टाइम से, अब हमारे हिसाब से तो पिछले 3 साल से मुद्दा चल रहा है, लेकिन आप लोग शायद पिछले 1 हफ्ते से देख रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो मुद्दा छा रहा है। हर एक आदमी आज हमारे लिए वीडियो बना रहा है आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के लिए और ग्रुप डी के छात्रों के लिए, लेकिन पिछले 3 साल से किसी भी न्यूज चैनल ने हमें कवरिंग नहीं दी, ना ही किसी ने हमारे लिए वीडियो बनाई। खैर, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर ये जो इसका जो रूट कॉज था ये था क्या। बेसिकली जो भी आप देख पा रहे होंगे, देखो मैं एक आरआरबी एनटीपीसी का एक अभ्यर्थी हूँ या आप एस्पिरेंट कह सकते हैं, तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई दर्द शायद आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों का और ग्रुप डी के बच्चों का दर्द शायद कोई और ही जानता होगा। अगर हम बात करते हैं तो साल था 2019 और लोकसभा का चुनाव होने वाले थे। लगभग अप्रैल मई के आसपास लोकसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे। तो उससे 1 या 2 महीने पहले आरआरबी की साइड से कुछ वैकेंसीज रिलीज की गई थी। अराउंड 36,000 वैकेंसीज थी, 35,000 टू प्रिसाइज की 35,237 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी उसमें। ये तो था आरआरबी एनटीपीसी का सीन। उसके आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में ग्रुप डी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो लगभग 35,000 वैकेंसीज थी, जिसमें कि लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की इसमें वैकेंसीज थी, जिसमें स्टेशन मास्टर हो गया या फिर क्लरिकल की पोस्ट इसमें होती है। ठीक है, तो उसकी फीस अराउंड 500 रुपए उसकी फीस थी और बाद में कहा गया था कि उस टाइम पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपको 400 रुपए, जब आप अपना सीबीटी 1 एग्जाम दोगे तो उसके बाद आपका 400 रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा। हालांकि जो 400 रुपए वापस वो सभी स्टूडेंट कर दिए गए हैं, मेरे पास भी आ चुके हैं। हालांकि 400 पूरे नहीं आए, 390 रुपए आसपास कुछ आए हैं, शायद 10 रुपए उन्होंने कुछ टैक्स के रूप में अपने कैसे काट दिया उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। चलो ठीक है, वहां तक तो बात ठीक थी, फॉर्म भर दिया हमने। उसमें अब क्या था, इसमें नोटिफिकेशन में रिटर्न था कि आपका जो एग्जाम होना है वो जुलाई से सितंबर के आसपास, यानी कि विद इन 6 मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल दिन रात एक करके एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए थे। मैं भी तैयारी कर रहा था भाई, सारे के सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, क्योंकि भाई वैकेंसी हमारे देश में बहुत कम आती है और कम आती है। आपको पता है कि हमारे साथ में क्या हुआ है, वैकेंसी पहले तो आती नहीं है, वैकेंसी के लिए हमें ट्रेंड चलाना पड़ता है कि भाई वहां पे खाली है पोस्टें, वहां पे भर दो पोस्ट भर दो। इतने सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ तो करेंगे। खैर, वो बात की है, मैं ज्यादा मुद्दे से भटकूंगा नहीं। तो हमने फॉर्म भर दिया और एग्जाम की डेट भी हमें, डेट तो हमें फिक्स मालूम नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई जुलाई सितंबर के आसपास एग्जाम होने हैं। क्या हुआ कि बच्चे तैयारी करने लग गए, सभी टीचर्स ने सिलेबस को कंप्लीट करवाने पर पूरा जोर दिया और 6 महीने के अंदर बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बच्चों ने तैयारी वारी अपनी कर दी। अब हम वेट करने लगे, शायद एग्जाम होने वाला होगा, नोटिस आएगा, लेकिन नोटिस आरआरबी की साइड से कोई एग्जाम का नोटिस नहीं आया। उस 2019 की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल भी। 19 निकल गया, उसके बाद में अब हम इंटर हो गए 2020 में। अब 2020 में हम इंटर हो गए, तो 2020 के इंटर होते ही लगभग मार्च के आसपास, अगर हम देखें तो मार्च के आसपास में लगभग 1 साल का पूरा समय बीत चुका है फॉर्म को आए हुए। अभी तक हमारा एग्जाम कोई हुआ नहीं था। तो मार्च में लॉकडाउन लग गया ड्यू टू कोविड-19, हमें मालूम है। मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया था 23 दिन का, जो भी था 21 दिन का। उसके बाद में अब हमें ये मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट फेज था, कोविड का जो फर्स्ट फेज था, हमारे देश में इतना कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते थोड़ा इकोनॉमी को दिक्कत तो हुई थी, लेकिन वैसे इतने ज्यादा लोगों को इश्यू नहीं हुआ था, इतने ज्यादा लोग उसमें बीमार नहीं हुए थे, केसेस धीरे धीरे आ रहे थे, ज्यादा नहीं हुए थे। तो क्या हुआ था कि लगभग 2020 के अगस्त के आसपास एसएससी के एग्जाम हो रहे थे, अगस्त सितंबर के आसपास, और कई सारे स्टेट्स में एग्जाम हो रहे थे। तो हमें लगा कि शायद इस बार आरआरबी एनटीपीसी की साइड से कोई नोटिस आएगा और हमारा भी एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन हम तब भी वेट करते रह गए। और शायद उस टाइम पे फिर हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, हमने प्रोटेस्ट करने की ठानी, लेकिन हम उस टाइम पे, हमें पता है कि हम उस टाइम पे फिजिकली प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था उस टाइम पे भी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम ट्विटर पे प्रोटेस्ट करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शायद ट्विटर पे हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, सारे सब ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। तो हम उनको टैग करके ट्विटर पे कोई एक हैशटैग चलाने वाले थे, जिसकी मोदी रोजगार दो के नाम से हमने हैशटैग चलाया था, या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट के ऊपर हमने हैशटैग चलाया था। ठीक है जी। तो फाइनली क्या होता है कि लगभग 15-20 दिन के प्रोटेस्ट के बाद में उनकी साइड से नोटिस आता है कि आपका एग्जाम दिसंबर के आसपास लिया जाएगा। और हमारा एग्जाम हुआ दिसंबर से लेके 2020 दिसंबर से लेके और लगभग जुलाई 2021 तक हमारा एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की जो सीबीटी 1 के एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए गए और फेयरली एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। कहीं से भी कोई जो बैड न्यूज मिली नहीं हम लोगों की, कहीं पे कोई एग्जाम लीक हो गया हो या कुछ दिक्कत आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ। हम इस चीज के लिए रेलवे की तारीफ करते हैं।
फिर क्या हुआ कि अब 2021 का जुलाई का महीना आ गया और एग्जाम हमारे खत्म हो गए। लेकिन अब बच्चों में ये थी कि अब हम रिजल्ट कब आएगा, कि अब एग्जाम तो हो गए, अब रिजल्ट, अब उनको लगा कि भाई, सबको लगा कि बहुत सारे लगभग 1.5 करोड़ बच्चों ने क्या बोलते हैं फॉर्म भरा था, तो लगभग नाना करके शायद मेरे हिसाब से 70-80 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया ही होगा। तो इतने सारी बच्चों की कॉपी चेक करते हुए टाइम लगता है। लेकिन हमें पता है कि कॉपी चेक करना कोई अभी 20 साल पुरानी बात तो है नहीं। अब तो एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन ही चेक हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। फिर हमने दोबारा ट्रेंड चलाया, लगभग जब 3-4 महीने हो गए कि हमारा रिजल्ट तो कम से कम हम ये तो डिसाइड करें कि हमें RRB-NTPC CBT 2 के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब हम कंफ्यूज थे कि हम CBT 2 के लिए तैयारी करें कि नहीं करें, और भी बहुत सारे एग्जाम, केवल NTPC का एग्जाम हमारे पास में नहीं था। तो उस टाइम पे क्या था कि होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जैसे एग्जाम देते हैं तो उसके बाद में कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी भाई। तो ऐसी प्रेडिक्शन चल रही थी। तो सबके सब जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे हैं, जितने भी टीचर्स जो भी हैं, खान सर हो या कोई सी भी हो, या कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले, यहाँ पे कोई एक तो है नहीं मैं उसका नाम लूँ, तो बहुत सारे टीचर्स थे, सबने कहा कि भाई जो आपकी कट ऑफ रहेगी आउट ऑफ 100 अराउंड 55 से लेके 65 के बिटवीन रहेगी। जो भी जिनके भी मार्क्स लगभग 55 के ऊपर बन रहे हैं, वो सारे के सारे CBT 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं इजीली। भाई हमारे भी बन रहे थे, बढ़िया मार्क्स थे, हमने कहा चलो ठीक है, हमारे 70+ बनने तो ठीक है, तैयारी कर लेते हैं फिर हम भी। पर क्या हुआ कि अब जब उसके बाद में, हाँ, हमने जब रिजल्ट के लिए ट्रेंड चलवाया, तो उनकी साइड से बताया गया कि अब आपका 15 जन तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जन 2022 तक आपका रिजल्ट CBT 1 का डिक्लेयर हो जाएगा। तो भाई ठीक है, हम वेट करने लग गए, हमने चलो वेट किया। उसके बाद 14 जनवरी आ गई। 14 जनवरी की शाम को वो लगभग रिजल्ट ओपन हो गया और कई सारे जोन के रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग गए तो उसके बाद में बच्चे शॉक्ड हो गए और टीचर्स के साथ साथ शॉक्ड हो गए। मतलब ये लगा कि शायद हमारे पाँव से जमीन खिसक गई, क्योंकि जो कट ऑफ जो हम 55-60 मान के चल रहे थे कट ऑफ, वो 80-90 के आसपास कट ऑफ जा रही थी। यानी कि देखो, हर एक जोन की कट ऑफ अलग अलग थी, वेरी कर रही है। लेकिन मैं अगर राउंड फिगर मान के चलूँ तो लगभग ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ थी 80+ के आसपास, और जो इंटरमीडिएट लेवल की बच्चों की कट ऑफ थी लगभग 90+ के आसपास। अब देखो यहाँ पे भी क्या खेल हुआ कि उन्होंने एग्जाम एक ही लिया, इंटरमीडिएट के लेवल के बच्चों का और ग्रेजुएट लेवल के बच्चों का एग्जाम एक ही था। यानी कि जो 12वीं का बच्चा है, जो ग्रेजुएट लेवल का बच्चा है, दोनों के दोनों एक ही एग्जाम दे रहे हैं। अब दोनों एक ही एग्जाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कट ऑफ अलग अलग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लोअर लेवल का बच्चा, एक हायर लेवल का बच्चा है, तो इससे अगर आप एग्जाम एक ही ले रहे हैं तो इसमें कोई भी इक्वलिटी नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने सही किया कि दोनों की कट ऑफ अलग अलग थी। तो कट ऑफ अलग अलग थी तो सही, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गई कि ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ हो गई 80+, और जो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे थे उनकी कट ऑफ थी 90+। और इससे क्या हुआ कि जो ग्रेजुएट लेवल के बहुत सारे बच्चे थे, वो जो ग्रुप 6 की पोस्ट थी वो तो ले ही रहे थे, साथ साथ में ग्रुप 5, ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 2 तक की पोस्ट भी उनके पास में चली गई। तो इससे क्या हुआ कि रेलवे को 35,000 वैकेंसीज के नाम पे लगभग उनको 20 गुना रिजल्ट देने थे। उन्होंने क्या कि 20 गुना रिजल्ट तो उन्होंने दिए, लेकिन 20 गुना उन्होंने रोल नंबर केवल दिए। रोल नंबर ऐसे कैसे दिए उन्होंने कि 20 गुना रोल नंबर ऐसे दे दिए कि जो बच्चे उन्हीं बच्चों को, जो लगभग 3 या 3.5 लाख बच्चे थे जिनका ऑफिशियल तौर पर रिजल्ट, जिनका जेन्युइन तौर पर जिनका रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों को उन्होंने रिपीट करके लगभग 7 लाख बच्चों को उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह से कट ऑफ बहुत हाई चलेगी। ये तो कट ऑफ आपकी हाई चलेगी इस कारण से कि भाई जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे थे, या कई सारे बच्चों को, लगभग आपको बता दूं मैं कि एक बच्चे को लगभग 4-5 पोस्ट मिली हुई है, एक बच्चे को। और कोई एक बच्चा ऐसा भी है जिसको एक भी पोस्ट नहीं मिली, जिसका एग्जाम तक क्लियर नहीं हो पाया। अब पहली बात तो ये थी कि मैंने आज तक अपने इतिहास में, मेरा तो कोई ऐसा कुछ इतिहास में नहीं, मैं 25 साल का हूँ अभी, तो मतलब मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, या मैंने जिस भी एग्जाम के बारे में सुना है, मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि CBT 1 का एग्जाम हो रहा है, या स्क्रीनिंग जो टेस्ट हो रहा है, आपका प्रीलिमिनरी जो एग्जाम हो रहा है, उसी में आपको उन्होंने पोस्ट भी अलॉट कर दिया। सोचो अगर ऐसा हो कि UPSC का एग्जाम हो रहा है और आपने प्री क्वालिफाई कर दिया और आपको उन्होंने पोस्ट भी दे दी कि आपको IAS मिलेगा, आपको IPS मिलेगा, आपको IFS मिलेगा, या आपको या बोलते कुछ और मिलेगा। ऐसा तो होता नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद में आपको पोस्ट मिलती है। लेकिन रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने CBT 1 का एग्जाम घोषित कर दिया और उसके साथ साथ में सबको उनकी पोस्ट भी बता दी कि भाई आपको स्टेशन मास्टर की जॉब दी जाएगी, आपको क्लरिकल की जॉब दी जाएगी, आपको ये जॉब दी जाएगी, आपको वो जॉब दी जाएगी। तो ये भी एक इश्यू था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि ये ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आप, अब देखो, अब CBT 1 का आपने एग्जाम दे दिया है, CBT 2 अभी आपका बाकी है, उसके बाद इंटरव्यू या स्किल टेस्ट आपके बाकी है, आपको पहली पोस्ट दे दी गई है। हो सकता है कि आपका एग्जाम CBT 2 में क्लियर ना ही हो। अगर आपका हो भी गया, चलो ठीक है, आपको 5 पोस्ट मिली है, 5 में से नौकरी तो एक पे ही करोगे, 5 की 5 तो आप नौकरी करोगे नहीं ना। तो वो वाली बात भी थी इसमें, ये तो बात होगी। उसके ऊपर थी
नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि एक जो स्टूडेंट है, एक जो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, जो हम लोग जो कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, उसको न्यूटन्स के लॉ मालूम होंगे, उसको आइंस्टाइन के लॉज मालूम होंगे, वो मैथ्स के टफ से टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका रेलवे बोर्ड या फिर जो एसएससी जो अपनाती है, वो किसी की भी समझ में नहीं आया आज तक, चाहे वो टीचर्स के बारे में हो या हम लोगों के बारे में, हम लोगों को किसी के समझ में नहीं आया वो नॉर्मलाइजेशन का तरीका। वो रेलवे के विद्वान जानते हैं या फिर एसएससी के विद्वान जानते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी बच्चे के मार्क्स सेम शिफ्ट में, सेम चीज में, एग्जाम में किसी के मार्क्स 20-25 प्लस हो रहे हैं और किसी के 20 या 15 मार्क्स लेस भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के अगर रॉ स्कोर 60 नंबर है तो उसका 80 से 85 नंबर उसका बढ़ के हो गया, और उसी शिफ्ट में सेम बच्चे का नंबर, सेम बच्चा नहीं, स्टूडेंट अलग है लेकिन उसका सेम शिफ्ट है, उसके 60 से क्या होता है 45 से 40 नंबर उसके हो गए। तो ये भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो इतने सारे बच्चे नौकरी के सपने देख रहे थे, उनके साथ में ये हुआ, उनको लगा कि हमारे साथ में जाति हो गई भी, हम लोगों ने हमारे साथ में जाति हो गई, कुछ ना कुछ तो भाई स्कैम, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि यार प्रोटेस्ट किया जाए इसके ऊपर। और फिर इस बार भी ये था कि भाई कर्फ्यू चल रहा था, तो हम लोगों को लगा कि यार बाहर तो अपना ठीक नहीं होगा, फिजिकली प्रोटेस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हम एक काम करते हैं कि दोबारा से अपनी आवाज ट्विटर पे उठाते हैं। हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हमने ट्वीट किए बहुत सारे, लगभग एक दिन में हमने मिलियंस ऑफ ट्वीट किए, लगभग 9 से 10 मिलियन हमने एक ही दिन में ट्वीट कर डाले, लगभग 2 से 3 दिन में 20 मिलियन तक ट्वीट की टोटल। लेकिन हमारी आवाज किसी ने सुनी नहीं। सुनी आवाज, रेलवे की साइड से क्लेरिफिकेशन भी आया, लेकिन रेलवे की साइड से कहा गया कि हमने बिल्कुल सही किया। वो अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो हम मांग रहे थे उनसे उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या होता है उसके बाद में कि कई सारे बच्चे, जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, उसके बाद में कई सारे बच्चों ने डिसाइड किया, जो कि बिहार पटना से बच्चे हैं या कोई अन्य जगहों से बच्चे हैं, कि हम अब फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे। और हम लोग भी तैयार हो रहे थे कि हमें अगर ऐसे में अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो एक लास्ट तरीका है कि अब एक बार सड़क पर उतरा जाए। उसके बाद में पीसफुली, हालांकि पीसफुली प्रोटेस्ट करने का वो हमारा वो था कि हम कोई ये नहीं कि हम कोई ट्रेन में आग लगा देंगे, हम कुछ कर देंगे। प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था हमारा, हम पीसफुली करना चाह रहे थे स्टार्टिंग से ही। लेकिन होता क्या है कि देखो, बच्चे निकल गए सड़क पे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने रेल को रोका उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व ऐसे घुस गए कई सारे कि उन्होंने ट्रेन में आग लगा दी, और नाम आ गया सब बच्चों का, जितने भी आने वाले बच्चे उन सबका नाम आ गया। अब देखो ये चीज तो चली रही थी साथ साथ में। अब उसके ऊपर क्या हो गया, रेलवे ने क्या किया कि रेलवे ने ग्रुप डी का, जो अब मैं बता दूं ग्रुप डी का क्या हुआ है। ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन लगभग हमसे 1 महीने बाद में आया था, लेकिन मार्च के आसपास उनके, मार्च 2019 में उनका नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने फॉर्म भरा था बच्चों ने। तो उनका भी एग्जाम अभी तक CBT 1 का एग्जाम तक नहीं हुआ है। हमारा CBT 1 का एग्जाम हो चुका है और उसके रिजल्ट आ गए हैं। उन बच्चों का तो अभी तक CBT 1 एग्जाम भी नहीं हुआ है। अब उनको क्या कह दिया उन्होंने कि भी रेलवे वालों ने कह दिया उनको कि अब आपका CBT 1 तो होगा, अब आपका CBT 2 एग्जाम में, और ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रुप डी का बच्चा जो क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी होगा, जो कुछ ना कुछ झाड़ू पोछा करेगा, उसका आप CBT 1 एग्जाम में लोगे, उसका CBT 2 एग्जाम में लोगे, उसका स्किल टेस्ट में लोगे, उसका सब लोगे आप। और आपने पहले नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बच्चे उससे और भड़क गए। जहां हम 1.5 करोड़ बच्चे थे RRB वाले, इसमें 1 से 1.5 करोड़ और मिलकर लगभग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हो गए। अब रेलवे को संभालना भारी पड़ गया कि अब क्या हो गया। बच्चे पहले बच्चे गुस्से में थे, बहुत ज्यादा आक्रोश में थे, और जो ग्रुप डी वाले बच्चे वो आराम से अपनी तैयारी करते थे पहले। लेकिन जब रेलवे की साइड से ये कहा गया कि भैया आपको CBT 2 का एग्जाम में देना पड़ेगा, तो ग्रुप डी के बच्चे भी भड़क गए, वो भी रोड पे उतर गए। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट था ये इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है जी। तो अब उसके बाद में जो प्रोटेस्ट बढ़ गया, ये रेलवे में बहुत सारे ट्रेन में आग लगा, 1-2 ट्रेन में जो भी वहां पे आग लगा दी गई। उसके बाद में रेलवे की साइड से आता है, और बकायदा क्या बोलते हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है वो भी लाइव आते हैं, और वो भी सबको बच्चों को समझाते हैं कि आप मेरे भाई बहन हैं, हम आपकी बातों को पूरा सुनेंगे, आप थोड़ा पीसफुली रहिए, आप थोड़ा सा संयम बरतिए। लेकिन रेलवे साहब को हम कहना चाहेंगे कितना संयम बरतिए बताओ। 3 साल का टाइम बीत चुका है। एक बच्चे के लिए 3 साल कितना महत्व होते हैं। आपकी जो जॉब देने की जो एज है वो 21 साल से लेके 27 साल तक होती है, मैक्सिमम 32 साल तक होती है यूपीएससी में। जनरली 21 से 27 साल तक 6 साल होते हैं हमारे पास में नौकरी के लिए। अब 3 साल आपने CBT 1 में लगा दिया, उसके बाद 3 साल और अभी आपका CBT 2 और इंटरव्यू में लग जाएगा, तो 6 साल हमें, मतलब 6 साल के लिए हमें एक नौकरी के लिए 6 साल तक हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो कितना सेम बर्तन में ये बताइए आप।
फिर भी बच्चों ने संयम बरता, उसके बाद में रेलवे की बात सुनी गई है और फिलहाल भी जो प्रोटेस्ट था वो पीस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल तो भी वहां से भी रेलवे की साइड से कहा गया है कि भी ग्रीवांस कमेटी का उन्होंने गठन कर दिया है और 3 मार्च तक उनका रिजल्ट आ जाएगा जो भी, और उन्होंने एक वेबसाइट भी हम लोगों को दी कि हम जो भी हमारी ग्रीवांस है वहां पे हम लिख के भेज सकते हैं उनको कि भी हमारी ये दिक्कत है, उसके बाद वो उनमें जो भी कंसर्न जताएंगे और उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था पूरा आरआरबी एनटीपीसी का सीन। और इसके बाद में क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि जो हमारे साथ जो टीचर्स जो धीरे धीरे, खान सर हो गया, गगन प्रताप सर हो गए, या गोपाल वर्मा सर हो गए, या फिर और भी जो जितने भी टीचर्स हैं, इसके झा सर हो गए, अब मैं बहुत सारों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ अगेन। सो इन टीचर्स के ऊपर एफआईआर कर दी कि समझ में नहीं आ रहा क्यों कर दी कभी। ये जो टीचर्स इन्होंने हमारा केवल साथ दिया, किसी भी टीचर्स ने हमें भड़काया नहीं है। आप सोच के देखिए, अब ये कह रहे हैं कि खान सर ने हम सबको भड़काया और हम लोग इसलिए रोड पे उतरे हैं। डियर आरआरबी या जो भी आप हैं, पुलिस जो भी क्या बोलते हैं सिस्टम है, आपको क्या लगता है अगर खान सर ने अगर एक बार कह दिया होता ना बच्चों को कि आपको रोड पे उतरना है सब बच्चों को, तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि बच्चे ये जो केवल पटना में जो चीजें हुई है ना, देखो मैं किसी भी चीज को सही नहीं ठहराता हूँ। जो ट्रेन में आग लगाई गई, चाहे वो इसलिए ने लगाई हो या किसी असामाजिक तत्व ने लगाई हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सबसे गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। मैं उसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ, वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात, अगर खान सर ने हम लोगों को सबको कहा होता एक बार की भी, अगर उन्होंने कहा था हमको कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए उतरना है, हम दिल्ली वाले दिल्ली में प्रोटेस्ट करते, यूपी वाले यूपी में करते, बिहार वाले बिहार में करते, जयपुर वाले जयपुर में करते और साउथ वाले साउथ में करते, सबके सब बच्चे करते। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि खान सर ने कुछ कहा। खान सर ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि आपको प्रोटेस्ट के लिए उतरना है। उन्हें पढ़ सकता है, जरूरत पड़ सकती है, उन्होंने कहा नहीं कि आपको उतरना है। अगर उन्होंने कह दिया होता एक बार, तो आज शायद कोई हम लोगों को कुछ संभाल नहीं पाता, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे कहाँ, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, नहीं हो पाता इतना। और हम लोगों को पता है कि कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है, ऐसे बाहर निकलना ठीक है भी नहीं। हम खुद भी नहीं चाहते कि हम ऐसे बाहर निकले भी बिना, मतलब वजह तो बिल्कुल है, वजह बाहर निकलने की बिल्कुल वजह है। लेकिन अगर आप हमारी बात को ऐसे सुन लेते हैं इजीली तरीके से, बिना किसी चीज की, तो हमें कोई दिक्कत, हमें कोई शौक छोड़ने की, हमें अपनी किताबें छोड़ के हम बाहर निकले भी, है ना। हम जिस रेलवे में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, हम उस रेलवे में आग लगाने की कोशिश सोच भी नहीं सकते भाई, है ना। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। मैं इस चीज की बिल्कुल निंदा करता हूँ कि इसने ऐसा कुछ काम भी किया है। तो ये थी रेलवे की जो पूरा एक जो मेरी स्टोरी, जो आपको मैंने कहीं से मैंने कोई लिख के, मैंने कहीं कुछ नोट्स वगैरह कहीं बना रखे इस चीज की, मैंने आपको कहीं देख के मैं बोल रहा हूँ। मैंने जस्ट आपको जो मेरे माइंड में है, जो मैंने झेला है बेसिकली पिछले 3 साल से जो मैंने झेला है, वो आपको मैंने बताई है ना। तो ये चीज थी भाई। तो होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी शायद से सीन क्या चल रहा है। हो सकता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिए होंगे शायद, क्योंकि मेरे पास रिटर्न में कुछ है नहीं यहाँ पे। तो बाकी ये चीज थी। सो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम है नीरज और आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।